Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokamaghat. Let's continue our topic calculation of mode. Students, in previous video we have discussed about concept of mode and calculation of mode in individual series and discrete series by inspection method or observation method. Now in this video we have discussed about calculation of mode by grouping method. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा सेट रेगुलर दिए हों उस समय हम मोड की कैलकुलेशन इंस्पेक्शन मेथड से ही कर सकते हैं और वो सबसे इजी कैलकुलेशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की जो डेटा सेट गिवन रहता है वो डेटा सेट रेगुलर नहीं होता, ठीक है। यानी आपको एक वैल्यू वाली सेम लिमिट वाली दो या दो से अधिक फ्रीक्वेंसी मिल जाती हैं और ऐसे में इंस्पेक्शन मेथड से ये कह पाना मुश्किल होता है कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मोड होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी मोड आइटम को मॉडल आइटम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे मान लीजिए कोई डेटा सेट दिया है जिसमें 2 2 2 3 टाइम रिपीट हुआ, 3 3 3 ये भी 3 टाइम रिपीट हुआ एंड 4 4 एंड 4 ये भी 3 टाइम रिपीट हुआ किसी भी डेटा सेट में। तो हम क्योंकि अब देखिए 3 नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं यानी तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब अगर हम इस डेटा सेट को इंस्पेक्ट करें, ऑब्जर्वेट करें तो हम नहीं कह पाएंगे कि फिर इस डेटा सेट का मोड 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। और ऐसे डेटा सेट को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इर्रेगुलर डेटा सेट कहते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी एक साथ एक ही सेट में कई नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहे हों तो हम इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हमें ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इरेगुलर, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इरेगुलर है और हेट्रोजीनियस या समान है, हेट्रोजीनियस एक रूप है, यानी कई फ्रीक्वेंसी या कई आइटम्स सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, देन इट इज़ नॉट necessary that mode is always the value which occurs most frequently। ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं या आवश्यक नहीं होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो वही मॉडल वैल्यू हो, मोड की वैल्यू हो। ये ऑब्जर्वेशन से कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि कई आइटम सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं। ओके, इन सच केस तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, तो इन सच केस ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मोड वैल्यू। और इस सिचुएशन में हम फिर क्या करते हैं, केवल और केवल ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे, यूज ही करना होगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आप मोड वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। According to grouping method, two tables are prepared for determined model class. Okay? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें इस ग्रुपिंग मेथड में मोड कैलकुलेट करने के लिए दो टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, दो टेबल तैयार करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी।
अभी तक हम एक ही टेबल बनाते थे, चाहे मीन कैलकुलेट किया हो या मीडियन कैलकुलेट किया हो, दोनों में हम एक ही टेबल बनाते थे। लेकिन मोड को ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 टेबल्स क्रिएट करनी होंगी, कंस्ट्रक्ट करनी होंगी। और इनमें से एक टेबल को हम ग्रुपिंग टेबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग टेबल बनाते समय स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन रहती हैं डेटा सेट में, या जो आपको डेटा दिया होगा, इंफॉर्मेशन दी होगी, उस इंफॉर्मेशन में न्यूमेरिकल में जो फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, हम उन फ्रीक्वेंसीज से या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जोड़कर कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल में हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमें डेटा सेट में गिवन रहती हैं उनको ऐड कर करके हम ग्रुप बनाते हैं। इसीलिए पहली टेबल को क्या कहा जाता है, ग्रुपिंग टेबल कहा जाता है। ओके। सेकंड टेबल हम जो स्टूडेंट तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसे एनालिसिस टेबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर करके ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप्स को हम नेक्स्ट टेबल में एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए सेकंड टेबल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एनालिसिस टेबल कहा जाता है। ओके। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग टेबल को या ग्रुप टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स हम ग्रुपिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और उसके बाद ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से एनालिसिस टेबल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये डिस्कस करेंगे। ओके। तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्रुपिंग टेबल। ओके। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय, प्रिपेयर करते समय आपको 6 कॉलम ड्रा करने हैं। कितने? 6 कॉलम, जिसमें फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का गिवन रहेगा। मैं आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं, 8, 5, 6, 9। ठीक है, इस तरह से ये डेटा दिया हुआ था, आइटम्स दिए हैं। नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी इसकी 2 दी है, इसकी 6 दी है, ये 3 दी है और ये बनी फ्रीक्वेंसी आपको डेटा सेट में गिवन है। अब आपको क्या करने हैं, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है, इस कॉलम के सहित आपको 6 कॉलम यानी 5 कॉलम और ड्रा करने हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो, अब ग्रुप इन कॉलम्स को नंबर दे दो। 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया और ये 6 कॉलम। तो 6 कॉलम तैयार हो गए। आपको जब ग्रुपिंग टेबल बनानी है तो ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम हो ड्रॉ करने हैं, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम। फ्रीक्वेंसी कॉलम को आप फर्स्ट कॉलम बोलेंगे और उसके अलावा 5 कॉलम्स आपको और ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यही लिखा हुआ है, देयर आर 6 कॉलम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसी पेयरिंग। हमें जो अभी मैंने बताया कि हम फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर करके उनके पेयर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो आपको जब फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाने हैं उसके लिए 6 कॉलम्स की नीड होती है, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी कॉलम ही होता है, उसके अलावा 5 कॉलम आपको और ड्रॉ करने हैं। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हम जो कॉलम्स बनाते हैं, इन कॉलम्स में कौन से कॉलम में किस किस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम फर्स्ट में आपको क्या करना है, कॉलम फर्स्ट में इट इज़ द फ्रीक्वेंसीज कॉलम विच आर गिवन इन न्यूमेरिकल। अभी बताया मैंने, फर्स्ट कॉलम में आपको कोई ग्रुप नहीं बनाना है। फर्स्ट कॉलम जिस तरह से आपको डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसी तरह से वो फ्रीक्वेंसी
लिखी रहेगी उसमें आपको किसी का कोई ग्रुप नहीं बनाना है, किसी में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बस उसको जो फ्रीक्वेंसी दी है न्यूमेरिकल में उस फ्रीक्वेंसी कॉलम को कॉलम 1 लिख देना है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉलम सेकंड की, यानी कॉलम सेकंड में हमें क्या करना है। तो देखिए, इन दिस कॉलम बी मार्क्ड मेक्ड पेयर्स ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। हमें कॉलम सेकंड में क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उन फ्रीक्वेंसीज के दो दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक पेयर बना देना है और उसे कॉलम सेकंड में लिखते जाना है। कैसे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, 8, 9, 10, ओके, और ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 4 एंड 2, ये 4 फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आपको क्या करना है, 5 कॉलम और ड्रा करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्रीक्वेंसी में कॉलम 1 लिख देना है। तो ये कॉलम 1 हो गया। अब ये कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम में मैंने आपको क्या बताया कि आपको दो दो फ्रीक्वेंसीज के पेयर बना के उनका एडिशन सेकंड कॉलम में लिख देना। जैसे फर्स्ट और सेकंड, 2 को आपने ऐड किया, कितना होगा, 8 + 5 13, ये आपको 13 लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको 2 को फिर से ऐड करना है और जो भी वैल्यू आएगी इनके सामने यहाँ पुट कर देना है। तो कितना आएगा, 4 + 2 6 हो गया। ये आपका कॉलम सेकंड बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलम थर्ड की। तो कॉलम थर्ड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जो टॉप की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इनमें सेकंड कॉलम बनाते समय अपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट किया और दो दो के पेयर बनाए, उनका एडिशन किया और लिख लिया। थर्ड में क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के उसके नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके दो दो के पेयर्स बनाने हैं और उनका एडिशन करके थर्ड कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम थर्ड कॉलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड कॉलम में क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप छोड़ देंगे, उसके बाद दो दो के पेयर बनाएंगे और उनका एडिशन थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो इस फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद आपके पास कौन सी बचती है, 8 एंड 4। तो 8 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। आप यहाँ पर इनके सामने 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपका ये, अब देखिए 8 और 4 को आपने ऐड कर लिया, अब क्या बचा कॉलम 1 में 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी पेयर नहीं बन पा रहा। जब पेयर नहीं बन पा रहा तो हमें छोड़ देना है। उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हमें केवल ऐड करके पेयर्स बनाने हैं जिनके पेयर्स रिक्वायर्ड पेयर्स बन रहे हैं। जैसे अभी हम दो दो फ्रीक्वेंसीज के पेयर्स बना रहे हैं ना, तो अब लास्ट में 2 सिंगल बचा है, इसका कोई सेकंड पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। रिक्वायर्ड पेयर अगर हमारा नहीं बन रहा है तो हमें उसे कहीं ना तो लिखना है, ना ही उसका पेयर बनाना है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 के बाद कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, जैसा कि अभी बताया था हमने मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी में। वैसा नहीं करना है, मानना कुछ नहीं है, जो गिवन है उसी से पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाना है, बन रहा है तो आप क्या करेंगे, उनका एडिशन करके रिक्वायर्ड कॉलम में लिखेंगे, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उसे लीव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने 8 और 4 का पेयर बना लिया, 12 आ गया, लेकिन अब 2 के आगे कुछ नहीं, यानी 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो हम 2 को भी छोड़ देंगे। ओके, अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं फोर्थ। पहले थर्ड कॉलम हमने बनाया, 8 और 4 को ऐड किया, यहाँ हमने 12 लिख लिया। अब हम फोर्थ कॉलम में,
फोर्थ कॉलम में क्या करना है, देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी कॉलम, सेकंड कॉलम में आपको दो दो के पेयर बना के उनका एडिशन सेकंड कॉलम में लिखना है, ठीक है। और थर्ड कॉलम में भी आपको दो दो के ही पेयर बनाने हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी से, नॉट फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ कॉलम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फोर्थ कॉलम में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको फिर से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करके थ्री फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अभी तक हम दो दो फ्रीक्वेंसीज के पेयर बना रहे थे और उनका एडिशन लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, थ्री फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करना है। यानी अब आपको जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करनी होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, पहले तो ये 12 हो गया। अब आपको थ्री फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं फोर्थ कॉलम के लिए, 1 2 3, आपको तीनों को ऐड कर लेना है और जो भी इनका एडिशन आएगा उसे इनके सामने फोर्थ कॉलम में ही लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ 5 + 8 कितना हुआ, 13 एंड 4 17, ठीक है। आपको तीनों को इस तरह से कवर कर लेना है और यहाँ क्या लिख देना है, 17। यानी अब आपका ये फोर्थ कॉलम भी रेडी हो गया। अब फिफ्थ कॉलम में वही करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी थ्री फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 5 है, इसमें हम इसे लेफ्ट कर देंगे। अब इस सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके हम थ्री फ्रीक्वेंसीज के कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो अब ये तीन फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो 8 4 12 एंड 2 14 होगा। यानी फिफ्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, इन तीनों के सामने मार्क करके यहाँ क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हमें 6 कॉलम में पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 6 कॉलम में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ेंगे, लेकिन पेयर थ्री फ्रीक्वेंसीज के ही बनाएंगे, आपको याद रखना है। कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड में 2 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनेंगे, कॉलम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में थ्री फ्रीक्वेंसीज के पेयर्स बनेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकेंड एंड थर्ड 2 फ्रीक्वेंसीज पेयर एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 फ्रीक्वेंसीज पेयर। अंतर डिफरेंस क्या होगा कि जब आप फोर्थ कॉलम का पेयर बना रहे होंगे तो आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, आप फिफ्थ कॉलम का पेयर बना रहे होंगे तो आपको सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। और जब आप फोर्थ कॉलम के लिए पेयर्स बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। कहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी से, और पेयर 3 फ्रीक्वेंसीज का ही बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज यानी 5 और 8 इन दोनों को छोड़ दें, 5 और 8 दोनों फ्रीक्वेंसीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी बचेंगी, 4 एंड 2। लेकिन पेयर तो हमें 3 फ्रीक्वेंसीज का बनाना है, यहाँ तो 2 फ्रीक्वेंसी बची, यानी यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी का परफेक्ट पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम इन दोनों को भी छोड़ देंगे। यानी 6 कॉलम की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि 6 कॉलम के लिए जो रिक्वायर्ड पेयर है 3 फ्रीक्वेंसी का वो नहीं बन पा रहा है, इसलिए फोर्थ कॉलम में आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये टेबल अब कंप्लीटली प्रिपेयर हो गई है, सभी कॉलम्स के पेयर्स का एडिशन लिख चुके हैं हम और इसी को ग्रुपिंग टेबल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने 6 कॉलम लिए हैं, 6 कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बना के उनके पेयर्स के एडिशन को लिखा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स,
ग्रुपिंग टेबल कहा जाता है। जब आप ग्रुपिंग टेबल इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, हर कॉलम को चेक करना है 1 to 6, और 1 to 6 कॉलम को चेक करने के बाद उस कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर हो, जो सबसे बड़ा ग्रुप हो, उसको मार्क कर लेना है। कैसे? मान लीजिए फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, 8, मार्क कर लिया। सेकंड कॉलम में 13, मार्क कर लिया। थर्ड कॉलम में 12, मार्क कर लिया। फोर्थ में 17, मार्क कर लिया। फिफ्थ में 14, मार्क कर लिया। और सिक्स में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रुप नहीं है, तो उसे हम लेफ्ट कर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुपिंग टेबल रेडी हो गई। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स की, इन ग्रुप्स में, इन ग्रुप्स कॉलम्स में जो सबसे बड़ा नंबर था उसको मार्क कर लिया। अब हम इन मार्क्ड यानी मैक्सिमम वैल्यू ग्रुप की हेल्प से हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार ग्रुपिंग मेथड की टेबल को या ग्रुपिंग टेबल को डिस्कस कर ले। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकली टेबल कंस्ट्रक्ट करके बताई है, वो आप सीख गए होंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार इनके सभी कॉलम्स को फिर से रीड कर लेते हैं। ओके, तो हम बात कर चुके थे स्टूडेंट्स कॉलम्स की। 6 कॉलम बनेंगे इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी कॉलम, यानी एक फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी कॉलम रहेगा और 5 कॉलम आपको और ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉलम 1 में वही लिखा है, इफ इट इज फ्रीक्वेंसी कॉलम विच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल, यानी इसमें कोई आपको ग्रुप नहीं बनाना है, बस फ्रीक्वेंसी कॉलम को कॉलम 1 लिख देना है। अब कॉलम सेकंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेकंड कॉलम में दो दो फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनेंगे और स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से करना है। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, इन दिस कॉलम वी मेक पेयर ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके आपको दो दो फ्रीक्वेंसीज के पेयर बना के उनका एडिशन कॉलम सेकंड में उनके सामने राइट करना है, लिखना है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉलम थर्ड की। तो कॉलम थर्ड में आपको मैंने अभी बताया कि कॉलम थर्ड में भी दो दो फ्रीक्वेंसीज के ही पेयर बनेंगे, लेकिन आपको पेयर बनाना स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट आउट कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो ये देखिए कॉलम 3 हो गया। कॉलम 3 में इन दिस कॉलम वी मेक पेयर्स ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड फ्रीक्वेंसी, यानी इस कहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से, नॉट फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉलम 4 की। कॉलम 4 इन दिस कॉलम, अब देखिए कॉलम 4 आ गया तो मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनेंगे और जैसे ही कॉलम 4 आएगा यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसीज के पेयर्स बनेंगे और उनका एडिशन कॉलम 4 में लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट कॉलम 4, यानी इन दिस कॉलम वी मेक ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कॉलम 4 में आपको पेयर्स तो 3 फ्रीक्वेंसी से बनाने हैं, लेकिन स्टार्ट भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से करना है। कॉलम 4 के लिए आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी लेफ्ट नहीं करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलम 5 की। 5th कॉलम में स्टूडेंट्स इन दिस कॉलम वी मेक अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज। 5th कॉलम में भी और 6th कॉलम में भी फ्रीक्वेंसी पेयर जो बनेंगे वो 3 पेयर्स के ही बनेंगे, 3 फ्रीक्वेंसीज के ही बनेंगे, लेकिन आपको किस नंबर से स्टार्ट करना या ध्यान रखना है। तो 4th कॉलम में मैंने आपको बताया आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करना है। ऐसे ही जब आप 5th कॉलम के लिए पेयर्स ड्रॉ कर रहे हों
तो फिफ्थ कॉलम में 3 फ्रीक्वेंसीज के ही पेयर बनेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड फ्रीक्वेंसी, यानी आपको सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर देना है। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉलम 6 की। तो कॉलम 6 में आपको 3 फ्रीक्वेंसीज के ही पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको? थर्ड फ्रीक्वेंसी से। यानी 6 कॉलम की पेयर्स बनाते समय फ्रीक्वेंसी पेयर बनाते समय आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पेयर जो बनेंगे 6 कॉलम में वो 3 फ्रीक्वेंसीज के ही बनेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर देना है, फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसी को आपको छोड़ देना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है पेयर्स बनाना? थर्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो आपको ग्रुपिंग टेबल्स के कॉलम्स ड्रॉ करना यानी पेयर्स ड्रॉ करना समझ हमें आ गया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे फ़ोन करके या ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जब हम फ्रीक्वेंसी पेयर्स यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम्स या ग्रुप्स टेबल तैयार कर लें, ग्रुपिंग टेबल रेडी कर लें, उसके बाद हम एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें, फ्रीक्वेंसी कॉलम्स कंस्ट्रक्ट कर लें, प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आपको हर कॉलम को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि उस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उस मैक्सिमम वैल्यू को आपको सर्कल में मार्क कर लेना है। कैसे भी आप मार्क कर सकते हैं, जनरली सर्कल में ही मार्क किया जाता है, और उन सर्कल्स या मार्क्ड वैल्यूज़ की हेल्प से हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू ग्रुप इन ईच कॉलम इज टू बी मार्क्ड because we construct analysis table by using highest value of each group। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप ग्रुपिंग टेबल बना लेंगे तो ग्रुपिंग टेबल के एवरी कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना है? मार्क कर लेना है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस टेबल जो प्रिपेयर की जाएगी, जो एनालिसिस टेबल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, वो एनालिसिस टेबल इन्हीं हाईएस्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट की जाएगी। बाकी किसी भी पेयर से, किसी भी फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं बचेगा। हमें मतलब किससे बचेगा? केवल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईच कॉलम से, क्योंकि इन्हीं का यूज़ हमें करना है कहाँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिसिस टेबल, यानी एनालिसिस टेबल के कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनालिसिस टेबल और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिसिस टेबल। ओके, अब स्टूडेंट्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुपिंग टेबल वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनालिसिस टेबल। ठीक है, जब हम ग्रुपिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें एनालिसिस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले आप मोड कैलकुलेशन बाय ग्रुपिंग मेथड नहीं कर सकते। ठीक है, इन दिस टेबल बी एंटर ऑल 6 कॉलम वर्टिकली। हमें इसमें क्या करना है? हमने जो अभी कॉलम्स 6 कॉलम प्रिपेयर किए थे, उन कॉलम्स को दोबारा से 6 के 6 कॉलम्स को हमें दोबारा से क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है। एंड वैल्यूज ऑफ आइटम्स आर एंटर्ड हॉरिजेंटली। ठीक है, अभी देखिए जब हमने ग्रुपिंग टेबल आपको बना के दिखाई थी, तो उसमें हमने क्या किया था? इस तरह से कॉलम बनाए थे वर्टिकली, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से वर्टिकली कॉलम बनाए थे। अब हमें क्या करना है? इन कॉलम्स को हॉरिजेंटली बनाए थे,
ये कॉलम हॉरिजेंटल हैं, हॉरिजेंटल कॉलम बनाए थे ग्रुपिंग टेबल में। अब हमें क्या करना है, इन कॉलम्स को वर्टिकली बना लेना है। और हॉरिजेंटल लाइन पे हमें क्या लिखना है, जो आइटम्स दिए हैं, जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं डेटा सेट में, जो आइटम्स यानी वैल्यूज हमें दी हैं, यानी एक्स दिए हुए हैं, उनको हम कहाँ बनाए कंस्ट्रक्ट करेंगे, हॉरिजेंटली कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। और जो कॉलम्स हमने अभी तक ग्रुपिंग मेथड में, ग्रुपिंग टेबल में हॉरिजेंटली बनाए थे, उनको हम वर्टिकली बना लेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए इस तरह से टेबल है, तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम सेकंड हो गया, ये कॉलम थर्ड हो गया, ये कॉलम फोर्थ हो गया, ये कॉलम फिफ्थ हो गया और ये कॉलम 6 हो गया। ठीक है, ये कॉलम बन गया तो वर्टिकली हुआ। अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो यहाँ वैल्यूज़ को हम अब हॉरिजेंटली ले लेंगे। पहली वैल्यू मान लीजिए हमारी 8 थी, फिर 4 थी, फिर 4 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 12 थी एंड इधर 14 थी। तो ये हमारी क्या हुआ, वैल्यू लिख गई। ठीक है। अब हमने देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉलम कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है, उस कॉलम की सभी हमने हाईएस्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मार्क कर ली। अब जैसे फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी कॉलम ही दिया रहता है, तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 10 की थी, 10 की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, तो हम क्या करेंगे, एक टिक 10 में कर लेंगे। ठीक है। अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं। सेकंड कॉलम में मान लीजिए जो सेकंड कॉलम का सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 12, जो फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को मिला के बनी थी। सेकंड कॉलम की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम वैल्यू थी मान लीजिए 12, और 12 को हमने जो पेयर बनाया था वो 8 और 10 से बनाया था। तो हम एक टिक किस में करेंगे, 8 में, एक टिक किस में करेंगे, 10 में। ठीक है। अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो थर्ड कॉलम में मान लीजिए जो वैल्यू हमने बनाई थी वो वैल्यू थी 20, और वो 20 जो वैल्यू हमने थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू बनाई थी वो 10 और 12 मिलके बनी थी। तो हम 10 पे क्लिक कर देंगे और 12 में एक कॉलम कर देंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स फोर्थ जो हमारा कॉलम है, उस फोर्थ कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली वो 22 है, और 22 का जो पेयर हमने बनाया था वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को मिला के बनाया था। तो यहाँ फर्स्ट आइटम में, सेकंड आइटम में और थर्ड आइटम, तीनों में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ऐसे ही फिफ्थ को हमने जो बनाया, कंस्ट्रक्ट किया था स्टूडेंट्स, वो फिफ्थ कॉलम की वैल्यू मान लीजिए 19 थी, जो हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को पेयर करके बनाया था। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ में इसी तरह टिक कर देंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स 6 कॉलम में हमने पता है कि कोई भी वैल्यू नहीं थी, 0 थी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ये डेटा उस टेबल से मैच नहीं हो रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 6 कॉलम हमने बनाया, इसमें कोई भी पेयर हमें नहीं मिला था, तो छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस तरह से क्या करेंगे, हम एक इन टिक्स का टोटल करेंगे। तो कॉलम फर्स्ट यानी 8 वैल्यूज़ की बात करें, 8 आइटम की, तो कितने टिक हैं इसमें, 2। तो हम यहाँ कितने लिख देंगे, 2। 10 में काउंट कर लीजिए कितने टिक हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5। ओके, यहाँ लिख देंगे 5। 12 में 3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3। और 14 में कितना है, 1, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है। अब ये देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है। और एनालिसिस टेबल का टोटल वैल्यू अगर हम देखें
तो मैक्सिमम टिक किस कॉलम में है स्टूडेंट्स? 5 मैक्सिमम टिक हैं और ये किस आइटम के हैं? 10 के। तो अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है तो हम यहीं से इन टिक्स से कंफर्म कर लेंगे, ऑब्जर्वेट कर लेंगे कि मॉडल वैल्यू क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा टिक किस आइटम्स के हैं स्टूडेंट? 10 आइटम के। कितने? 5 हैं। तो मोड क्या होगा हमारा? 10 ही मोड होगा। ये तो रहा स्टूडेंट डिस्क्रीट में, ठीक है। अगर यही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेशन करने के लिए क्या है? एक फार्मूला यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिसिस टेबल की। तो आई होप आप एनालिसिस टेबल को बनाना सीख गए होंगे। फिर भी हम एक बार फिर से इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं थियोरेटिकल। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अब तक कंस्ट्रक्शन टेबल बनाने में आपको जो डिस्कशन प्रोवाइड कराया, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन टेबल बनाते समय आपको ग्रुपिंग टेबल जो आपने बनाई है उस ग्रुपिंग टेबल से हाई वैल्यूज़ को, मैक्सिमम वैल्यूज़ को मार्क कर लेना है और उन मैक्सिमम वैल्यूज़ को आपको क्या यूज़ करके क्या करना है? एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया और थ्योरेटिकल भी बताया कि आपको जो आपने अभी फ्रीक्वेंसीज कॉलम बनाए थे उनको वर्टिकली लिख लेना है और हॉरिजेंटली आपको आइटम्स ऑफ डेटा सेट या क्लास इंटरवल ऑफ डेटा सेट को राइट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? पॉइंट आउट द हाईएस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है? पॉइंट आउट highest value group in each column and put a tick in those items column which corresponding frequency are paired in this group। ठीक है, आपको क्या करना है कि हर कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू को पॉइंट कर लेना है और उन सभी फ्रिक्वेंसीज या उन आइटम्स में एक टिक करना है जिन आइटम्स की फ्रिक्वेंसी को ऐड करके वो पेयर बनाया गया। जैसा मैंने अभी बताया था कि क्या आपको क्या करना है? पहले हाईएस्ट वैल्यू को पॉइंट आउट करना है ग्रुपिंग टेबल में, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस टेबल में जो हाईएस्ट वैल्यू उस कॉलम की है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू को जिन जिन फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके बनाया गया है उनके आइटम्स में टिक कर देना। जैसे अगर हाईएस्ट वैल्यू अभी मिली है हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रिक्वेंसी को पेयर बना के, तो आपको एक टिक सेकंड फ्रिक्वेंसी को सेकंड आइटम में देना है, दूसरा टिक थर्ड आइटम में देना है और तीसरा टिक आपको कहाँ देना है? फोर्थ आइटम में। इसी तरह से आपको सभी कॉलम्स में हाईएस्ट वैल्यू को मार्क करना है, पॉइंट आउट करना है। उसके बाद जिन जिन फ्रिक्वेंसीज को मिला के वो हाईएस्ट वैल्यू पेयर की गई है आपको उन्हीं आइटम्स के कॉलम में एक एक टिक लगा देना है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट एट द एंड बी फाइंड टोटल नंबर, एट द एंड बी फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिक मार्क फॉर ईच आइटम। इसके बाद मैंने आपको बताया था अभी क्या करना है, आपको उन सभी टिक्स का टोटल कर लेना है, ठीक है। जिस आइटम में जितने भी टिक हैं उनको नीचे आके आपको टोटल कर लेना है। अगर फर्स्ट आइटम के कॉलम में 5 टिक्स हैं तो आपको फर्स्ट कॉलम में 5 लिखना है, सेकंड कॉलम में 6 हैं तो सेकंड कॉलम में आपको 6 लिख देना है। इस तरह से सभी टिक्स का आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है। नेक्स्ट, नाउ दैट आइटम्स आर क्लास इंटरवल हैविंग मोर नंबर्स ऑफ टिक्स इज आइडेंटिफाइज एज मॉडल वैल्यू और मॉडल क्लास। अब आपको जब टोटल कर लेंगे सभी टिक्स का तो एक नंबर ऐसा मिलेगा, किसी भी आइटम्स का एक नंबर ऐसा होगा
जिसके मार्क वैल्यू टिक वैल्यूज मैक्सिमम होगी, और वही मैक्सिमम वैल्यू वाला आइटम क्या होगा, मॉडल नंबर होगा। या फिर अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज में ये एनालिसिस टेबल बना रहे हैं तो वही वैल्यू, वही क्लास इंटरवल क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप you are understand how to construct grouping table and how to construct analysis table। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपके सभी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करूँगा, और इस नोट्स तैयार कीजिए और ग्रुप में सेंड कीजिए, अपने क्लास वर्क में अपलोड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स वी आर लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मोड इन और बाय ग्रुपिंग मेथड। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रुपिंग मेथड को से मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट सीखेंगे कि हम इस प्रोसेस से, ग्रुपिंग मेथड से किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में और कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।